सहनशीन पर तशरीफ फरमा क़ाइदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरे इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, आज का ये जलसा इंतखाबी है और इंतखाबात में कई जमातें आपके दरमियान में आती हैं। कई उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में खड़े होते हैं और अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। और हिंदुस्तान भर में पार्लियामेंट के इंतखाबात हैं और आपकी हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में पार्लियामेंट के साथ असेंबली के भी इंतखाबात हैं। और इंतखाबात में आप अपना कीमती वोट जब एक उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करते हैं तो इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ इस्तेमाल करते हैं कि आपका वोट आपके बस्तियों की हिफाजत की जमानत देगा, आपका वोट आपके अंधेरे मुस्तकबिल को नई रोशनियों में तब्दील कर देगा, आपका वोट आपकी परेशानियों को दूर करेगा, आपका वोट आपके मुस्तकबिल को संवारेगा, आपका वोट आपके बस्तियों के खस्ता हाली को दूर करेगा, आपका वोट नए रोजगार के मौके फराम करेगा। तो आपका वोट आपके बुनियादी मसाइल को हल कराएगा। तो इन सारी चीजों के बाद भी और भी कई बातें हैं और वो बातें ये हैं कि आपका वोट आपके बुनियादी सहूलतें, आपकी जरूरियात, आपके परेशानियों के साथ साथ आपका वोट आपकी इज्जत, आपके इज्जत नफ्स, आपके वक़ार, आपकी इज्जत, आपकी इस्मत, वो आपकी आबरू की हिफाजत, वो आपकी इत्तेहाद की आवाज और आपके बुरे वक्त में आपके दरमियान में होने का जामिन भी बनता है। और इंतखाबात में कई उम्मीदवार आते हैं, हथेली में जन्नत दिखाते हैं, सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं और आवाम को बहलाकर फुसलाकर उनके वोटों के जरिए इख्तिदार के कुर्सियों पर चिमट के बैठ जाते हैं। और अगर आज हम नजर डालें इंतखाबी मैदान पर तो कई जमातें नजर आएंगी, 1000 से जायद जमातें इस मुल्क में हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कितनी ऐसी जमातें हैं 1400 चिल्लर जमातों में जो ये दावे के साथ कह सके या दावे के साथ ये बात बोल सके कि हम हमारे अपने भाइयों और बहनों की हिफाजत करने वालों की जमात है,
उनके इज्जत के लिए, उनके इज्जत नफ्स के लिए लड़ने वालों की जमात है, उनके हक के लिए आवाज को बुलंद करने वालों की जमात है। उनके साथ जो नाइंसाफियां हुई, उन नाइंसाफियों पर आवाज उठाने वालों की जमात है। उन पर मुसीबत आए तो उनके दरमियान में खड़े होने वालों की जमात है। उन पर अगर कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत में खांधे से खांधा मिलाकर इख्तिदार के गिरेबानों से खेलने को तैयार है। जो आपकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, जो आपकी आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, जो आपके बस्तियों के तहफ्फुज़ की जमानत दे, ऐसी जमातें हिंदुस्तान के सियासी जमातों की फहरिस्त में बहुत कम नजर आती हैं। और मैं ये तो कहूंगा कि सिर्फ वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ही है, वो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है जो आपकी हक की आवाज बनती है, आपके इंसाफ की आवाज बनती है, आपकी तड़प की आवाज है, आपके दर्द की आवाज है, आपके गुस्से की आवाज है और आपके इत्तेहाद की ललकार है, जो आज सारे हिंदुस्तान को ये बात कहने पर, सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमको अब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि हमको हमारा हक देना होगा। और अगर कोई नहीं देगा तो हम एक बेवा की तरह फरियाद कर कर अपने हक को हासिल नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने हक को जमहूरी और दस्तूरी एतबार से हासिल करेंगे और छीन लेंगे और अपने हक के लिए हम अपनी जमात को मजबूत करेंगे। अगर मैं आज आपसे यह बात कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 56 बरस पहले अहिया हुआ, 55 बरस का वक्त गुजरा और कैसे हालात में मजलिस का अहिया हुआ नौजवानों को शायद नहीं मालूम। हमारा तख्त लुट चुका था, ताज अजायब घर की जीनत बन चुकी थी, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारी बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील हो चुकी थी, गांव से भागकर शहरों का रुख करने पर हमको मजबूर कर दिया गया था, हमारी मां और बहनों की छातियों को काटा जा रहा था, टोपियों को छाड़ा जाता था, दाढ़ियों को पकड़कर हमको सताया जाता था। ऐसे हालात थे, उन हालात में मजलिस का हिया हुआ और उसके बाद मजलिस आगे बढ़कर गई, काम करने का वादा किया और 50 बरस के इस तवील सफर में मजलिस के पास बैठने को दफ्तर भी नहीं था, ऑफिस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपने कोशिश और काविशों के जरिए दारुस्सलाम को हासिल किया। और दारुस्सलाम 70 के दहे में हासिल हुआ। दारुस्सलाम को हासिल किया तो दारुस्सलाम के हुसूल के बाद तालीमी पसमानदगी मुसलमानों की दूर करने के लिए ITI इंस्टीट्यूट को कायम किया। दारुस्सलाम को हासिल करने के बाद सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया और सियासी जिद्दोजहद के जरिए अपने मसाइल को हल करने का इरादा किया, अवाम के सामने वादे किए और आगे बढ़कर काम जब करना शुरू किया तो आप बताओ कि आज तालीमी मैदान में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दारुस्सलाम हमारे इत्तेहाद का मरकज है, हमारा सियासी जमात का दफ्तर है, इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का दफ्तर है, लेकिन उसके साथ साथ दारुस्सलाम आज मुसलमानों के तालीमी मरकज बनकर आज दुनिया को अपनी एक मिसाल दे रहा है। कभी फुर्सत मिले तो दारुस्सलाम के मैदान में भी तशरीफ लाइए और आकर देखिए
कि दारुस्सलाम के उस वसी मैदान के छोटे से एक हिस्से में मजलिस का दफ्तर है, लेकिन उस वसी तर मैदान में बुलंद इमारतें हैं, तो वह हमारे और आपके बुलंद इरादों की निशानी बनकर खड़े हैं। तो वो इमारतें इंजीनियरिंग कॉलेज की है, MBA कॉलेज की है, फार्मेसी कॉलेज की है और दूसरे तालीमी इदारे वो बैंक के हैं। आप बताइए, आज सिर्फ दारुस्सलाम नहीं बल्कि आप देखेंगे तो ओवैसी हॉस्पिटल की बुलंद इमारत है, ये आपके बुलंद अज़्म व इरादों की निशानी है। आज लोग पूछते हैं कि आखिर मजलिस ये सब कुछ कैसे कर रही है, इस पर मैं बाद में कहूंगा, लेकिन आप बताइए, ओवैसी हॉस्पिटल है तो फिर असरा दवाखाना है। असरा दवाखाना जो आज से 5 बरस पहले 150 बिस्तर का दवाखाना था, आज 1200 बिस्तर का दवाखाना बन चुका है 4 बरस में। और वह असरा हॉस्पिटल की दरो दीवार में अकबरुद्दीन ओवैसी का पसीना लगा है, खून लगा है, और मैंने अपने जिंदगी की जितनी भी मेरी ताकत थी वो सब कुछ लगाकर उस दवाखाने को बनाया। कितने में? उस दवाखाने में 10 रुपये में आउट पेशेंट। आपके मोहल्ले में भी अगर कोई डॉक्टर साहब हैं तो एक डॉक्टर साहब देखने के लिए कितने पैसे लेते हैं भाई, आपको मालूम। और असरा में 10 रुपये में, आप खुद गौर करो, 10 रुपये में कार्ड बनता है और 10 रुपये का कार्ड बनाने के बाद एक वक्त नहीं 4 मरतबा आकर डॉक्टर को बता सकते हैं, फिर कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। एक्सरे होता है कितने में? 50 रुपये में। नॉर्मल डिलीवरी कितने में? 500 रुपये में। सिजेरियन 850 रुपये में। मुकम्मिल हारूरे का उसका इम्तिहान 80 रुपये में। डायलिसिस 500 रुपये में। सीटी स्कैन 500 रुपये में। MRI 3500 रुपये में। वेंटिलेटर 3000 रुपये में। एंजियोप्लास्टी 25,000 रुपये में। अरे गौर करो, आज वेंटिलेटर पे अगर एक पेशेंट जाता है तो दिन को 15,000 है, असरा में 3,500। सीटी स्कैन 500 रुपये में। अरे कहां होता है बताओ? लोग मुझसे पूछते हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटीज में, उसका नाम होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डीन, मतलब वाइस चांसलर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स और सारे लोग असरा और ओवैसी हॉस्पिटल को आए और ये देखे कि 10 रुपये, 500 रुपये, 80 रुपये, 1000 रुपया जो कीमतें देखने के बाद मुझसे बोले कि अकबर साहब, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हम आपका लेक्चर रखवाना चाहते हैं कि वो कौन सा कमाल है जिसके कमाल के जरिए आप दवाखाना चला रहे हैं। अरे आप बताइए, छोटे पैदा होने वाले बच्चे रेनबो हॉस्पिटल या कोई भी दवाखाने को चले जाइए, वेंटिलेटर लगाए, 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, 20,000 25,000 रुपये वेंटिलेटर चार्जेस है। असरा में सिर्फ 3,500 रुपये में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बच्चे को वेंटिलेटर लगाया जाता है। अरे ये मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आ जाओ मेरे साथ, मैं ले जाकर बताता हूं
एक वेंटिलेटर की कीमत 15 लाख से 16 लाख है। डायलिसिस जो पाइप आते हैं डायलिसिस के लिए पाइप्स होते हैं जो खून को निकालते हैं, खून में से पानी को अलग कर फिर खून को वापस जिस्म में डालते हैं। एक डायलिसिस 1200 रुपये में आता है। और मैंने कंपनी वालों से बात कर एक डायलिसिस को जो बाहर मेडिकल शॉप में 2000 में है 1200 में मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह 600 रुपये में असना की फार्मेसी से डायलिसिस देता है। एक डायलिसिस की मशीन 15 लाख से 20 लाख तक है। अरे आज गरीब टूट जाता है, खत्म हो जाता है अगर उसके घर में कोई बीमार होता है और दवाखाने के बिल्स को और दवाओं को लाते लाते वो परेशान हो जाता है। अगर आज कोई पूछना चाहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी 5 बरस में क्या करेगा, अरे 10 रुपए में आउट पेशेंट है, 500 में डायलिसिस है, 500 में सिटी स्कैन है, इलाज सस्ता है। लेकिन मेरा भाई गरीब भाई दवाओं में लुट जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा 5 बरस में अकबरुद्दीन ओवैसी एक दवाओं की फैक्ट्री डालेगा जिसके जरिए गरीबों को दवा मिलेगी। मेरी ख्वाहिश है कि मेडिकल शॉप में जो दवा 1000 में मिलती है, अल्लाह ने चाहा तो अकबरुद्दीन ओवैसी वो दवा 200 रुपये में देने का इंतजाम करवाएगा। अरे आज ये काम करना है और ये काम हम कर रहे हैं। तालीम के मैदान में तालीमी इदारे, मेडिकल कॉलेजेस, सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, तालीम के मैदान में अंबरपेट में स्कूल है जो मैं चलाता हूं। 2000 बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। साल गुज़िश्ता मेरे स्कूल का रिजल्ट 100% आया और उसमें से आपको मालूम एक बच्ची मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आई, इंग्लिश में 92 लेकर आई, साइंस में 94। अरे ऐसे मार्क्स लाई कि 500 में से 591 मार्क्स लाई। और आपको मालूम वो लड़की पास होने के बाद मेरे पास आई रोते हुए, बोली अकबर भाई मैं पास तो हो गई मगर मेरे वालिद आगे पढ़ाना नहीं चाहते। मैंने उनके वालिद को बुलाया और वालिद को जब बुलाया तो वालिद आए तो कैसे हालत में था उस लड़की का वालिद, कपड़े फटे थे, लुंगी थी और गरीबी का यह आलम था कि उसके लिबास से कपड़ों से भी गुर्बत झांक रही थी, आंख पे कपड़ा नहीं था। वो रोते हुए मुझसे कहने लगा अकबर साहब मैं इतना गरीब हूं कि घर में 3 टाइम का चूल्हा नहीं जला सकता हूं, अपनी इस बच्ची को कैसे पढ़ाऊं। अरे मेरी आंख भर आई। मैंने उस गरीब मेरे भाई से कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम इस लड़की को पढ़ाओ और इस लड़की को सिर्फ तुम मदरसे को भेजो, जो भी खर्चा है अकबरुद्दीन ओवैसी उठा लेगा बशर्ते तुम पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बाईपीसी लेती है और बाईपीसी लेने के बाद आंध्र प्रदेश के मेडिकल एंट्रेंस एमसेट का इम्तिहान लिखती है और इम्तिहान लिखने के बाद नर्सिंग का भी इम्तिहान लिखी। अरे मैं फख्र से कह सकता हूं नर्सिंग का इम्तिहान लिखने के बाद सारे आंध्र प्रदेश में सबसे अव्वल नंबर पे आने वाली वो मेरे स्कूल की बच्ची थी आंध्र प्रदेश के एंट्रेंस एग्जाम में। और फिर एमसेट में आज अंबरपेट के मेरे स्कूल के बच्चियां
दक्कन मेडिकल कॉलेज, शादान मेडिकल कॉलेज में मेरिट के लिस्ट में आकर वहां पे दाखिला लिए और फीस उस बच्ची को, फीस गवर्नमेंट से नहीं आई थी, कॉलेज वाले फीस भी वो बोल रहे थे। वो लड़की भाग कर आई, पड़ती हुई बारिश थी, आधी रात का वक्त था, रात के 12 बजे मैंने उस लड़की का फीस दिया और कहा कि जा मेरी बहन, जाके तू फौरन मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला ले। अरे मैं बताना यह चाहता हूं कि हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास काबिलियत है, हमारे पास तालीम की तरफ है, हमारे पास तालीम की हसरत है, हमारे पास इल्म की ख्वाहिश है और हम चाहते हैं कि हमको मौका मिले, लेकिन आज हमको मौका नहीं मिलता, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई सियासी कारनामा है तो वो ये है कि आज अगर कोई गरीब का बच्चा या बच्ची मेरिट में अगर रैंक लाती है तो उसके गरीब माँ बाप को फीस देने की जरूरत नहीं है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, लॉ, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, किसी में भी मेरिट में आ जाओ, वो मेरिटोरियस स्टूडेंट की फीस हुकूमत आंध्र प्रदेश अदा करती है। अरे ये किसका कारनामा है? अरे असेंबली को 2 दिन नहीं चलने दिया मैं। SC, ST, BC को स्कॉलरशिप, मुसलमान को नहीं। तो हम लड़ते रहे और आज इस साल इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और जितने प्रोफेशनल कोर्सेज में मुसलमान बच्चे जो मेरिट में दाखिला लिए, सिर्फ इस साल की उनकी मुकम्मिल फीस 290 करोड़ रुपये है जो हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अदा की है। एक गरीब जो दक्कन मेडिकल कॉलेज की इमारत को देखकर सोचता था क्या कभी मेरी बच्ची, मेरा बच्चा क्या इस इदारे में पढ़ेगा, एक गरीब जो इंजीनियरिंग कॉलेज को देखकर हसरत भरी निगाहों से सोचता था क्या मेरी बेटी कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगी, तो आज मजलिस ने और अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन हसरत भरी आंखों में एक हकीकत दे दी, एक उम्मीद दे दी। आपको मालूम, लोग बोलते हैं पुराना शहर पिछड़ा हुआ, बाबा नगर पिछड़ा हुआ। फेरिस्त मैं लाना भूल गया, मेरे पास फेरिस्त। अरे हाफिज बाबा नगर से भी पढ़ने वाली एक बच्ची है जो दक्कन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही है। आज इस वक्त दक्कन मेडिकल कॉलेज में चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली से 30 बच्चियां डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही हैं। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ तो मजलिस की जिद्दोजहद की वजह से। तालीम के मैदान में हमने ये काम किया तो माशी मैदान में हमारे कारनामे हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अखिलियतों का बजट 10 बरस पहले जब मैं मजलिस का फ्लोर लीडर बना तो उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट 32 करोड़ था। और आज कितना बजट है? आज अखिलियतों का बजट 1000 चिल्लर करोड़ का बजट अखिलियतों का रियासत आंध्र प्रदेश में। आप बताओ, रिजर्वेशन है तालीम में और रोजगार में? क्या महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है? क्या कर्नाटक में रिजर्वेशन है? नहीं है। क्या दिल्ली में है? क्या आसाम में है? क्या गुजरात में है? क्या उत्तर प्रदेश में है? क्या बिहार में है? क्या मध्य प्रदेश में है? यूपी में है?
लेकिन यूपी में अलग अलग हिसाब से है, लेकिन उसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन आज आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को तालीमी और रोजगार में रिजर्वेशन, ये किसका कारनामा है? अरे बाप को बाप नहीं बोलने वाले, हमारी बात सुन रही तो आप अंदाजा लगाओ। अरे आप गौर करो, अरे ये जमात की ताकत है, जमात नहीं तो कुछ नहीं। आहाफी जायदादों का तहफ्फुज़ किसने किया, मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद दिलाऊं। अरे चलती फिरती आहाफी डिक्शनरी का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, जो आहाफी जायदादों के बारे में बराबर कहता है। हजरत मीर मोमिन चुक की दरगाह अलीआबाद में है, उसकी 1200 एकड़ चंगी चिरला की जेल और उसके अतराफ की जो जमीन है हजरत मीर मोमिन चुक की दरगाह की आराजी है। यहाँ ये डिफेंस जो है, ये डिफेंस भी फकीर मुल्ला कुरमन घाट के 1200 एकड़ आहाफी जायदाद पर है। अरे आज शाहराजू खत्ताब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन कुंगरा खुद में है और वो 500 एकड़ की है। अली सादा शुरखाना 1000 एकड़ की है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने है। बेगमपेट और खाफी जायदाद, और कितनी जायदादों को हम हासिल करें बताओ, क्या किसी ने हासिल किया? आज मैं एक मुकदमा लड़ रहा हूं, दुआ करिए कि उसमें कामयाबी मिले। ये डिफेंस के पास आपकी यहां है ना, ओवैसी हॉस्पिटल के पीछे कुरमागुड़ा, वहां पे 120 एकड़ की आराजी है। मुकदमा मैं जीता हूं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि गवर्नमेंट का नाम हटाकर वक्फ का नाम डालो, दरगाह का नाम डालो। गवर्नमेंट का नाम हटेगा, वक्फ बोर्ड का नाम आएगा, दरगाह का नाम आएगा, तो मेरी ख्वाहिश वहां पे इमारतों को बनाने की नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि 120 एकड़ में से कम 60 एकड़ जमीन मुसलमानों के कब्रिस्तान को बनाने के लिए वक्फ हो जाए। गरीब बीमार होता तो घर वालों को मुसीबत, गरीब का इंतकाल होता है तब भी गरीब को परेशानी। खबर को खोदने को पैसे देना है, खबर के लिए पैसे देना है, कफन के लिए पैसे देना है, सबके लिए। और आज हमारे कब्रिस्तान तंग हो गए हैं, जगह नहीं है, और गरीब के परेशान हाल, घर में अपने बाप की मैयत रखी है और बेटा भटकता है, कभी इस कब्रिस्तान को, कभी उस कब्रिस्तान को, कभी इस मुतवल्ली के पास, कभी उस सज्जादे के पास, कभी उस कमेटी के पास। मेरे मरे हुए बाप को दफन करने के लिए थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दो। अरे वो बेटा जो अपनी बाप की मैयत के ऊपर आंसू बहाना छोड़, गम का मातम मनाना छोड़, उसकी तदफीन के लिए जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी को उस बेटे के दर्द का, उस बीवी के दर्द का, उस शोहर के मरने के गम का एहसास है, और उस एहसास ने मुझे इस बात पर तवज्जो दिलवाया कि गरीबों के तदफीन के लिए, मुफ्त तदफीन के इंतजाम के लिए कब्रिस्तान का इंतजाम का होना जरूरी है। आज ये काम हम कर रहे हैं। बेगमपेट की मौखूफा आराजी पुलिस के कब्जे में, कौन हासिल करे? मजलिस हासिल करे, मैं खड़े रहकर। फिर उसके बाद हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी 80 एकड़ आराजी, कौन हासिल करे? किसका माल, किसकी जमीन जेब में डाल लिए, अपने बाप का माल समझ के अंदर डाल लिए। और अकबर ओवैसी ने लड़कर हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास 50 एकड़ जमीन हुकूमत से हासिल की। दोबारा 50 मिल गए तो बोला कि 85 थे,
और 35 कहां हैं? 50 मेरे हमले से पहले मिल गए थे। ये लोग समझे कि अच्छा है इन्हें मर गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन होश में आया, जरा ताकत आई तो उठ के खड़े रह के कहा कि 35 कहां है वो लाओ। और फिर वो 35 एकड़ आराजी भी हमने, जो आउटर रिंग रोड जा रही है, आज मैं एक मुकदमा लड़ रहा हूं, दुआ करिए कि उसमें कामयाबी मिले। ये डिफेंस के पास आपकी यहां है ना, ओवैसी हॉस्पिटल के पीछे कुरमागुड़ा, वहां पे 120 एकड़ की आराजी है। मुकदमा मैं जीता हूं। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि गवर्नमेंट का नाम हटाकर वक्फ का नाम डालो, दरगाह का नाम डालो। गवर्नमेंट का नाम हटेगा, वक्फ बोर्ड का नाम आएगा, दरगाह का नाम आएगा, तो मेरी ख्वाहिश वहां पे इमारतों को बनाने की नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि 120 एकड़ में से कम 60 एकड़ जमीन मुसलमानों के कब्रिस्तान को बनाने के लिए वक्फ हो जाए। गरीब बीमार होता तो घर वालों को मुसीबत, गरीब का इंतकाल होता है तब भी गरीब को परेशानी। खबर को खोदने को पैसे देना है, खबर के लिए पैसे देना है, कफन के लिए पैसे देना है, सबके लिए। और आज हमारे कब्रिस्तान तंग हो गए हैं, जगह नहीं है, और गरीब के परेशान हाल, घर में अपने बाप की मैयत रखी है और बेटा भटकता है, कभी इस कब्रिस्तान को, कभी उस कब्रिस्तान को, कभी इस मुतवल्ली के पास, कभी उस सज्जादे के पास, कभी उस कमेटी के पास। मेरे मरे हुए बाप को दफन करने के लिए थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दो। अरे वो बेटा जो अपनी बाप की मैयत के ऊपर आंसू बहाना छोड़, गम का मातम मनाना छोड़, उसकी तदफीन के लिए जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी को उस बेटे के दर्द का, उस बीवी के दर्द का, उस शोहर के मरने के गम का एहसास है, और उस एहसास ने मुझे इस बात पर तवज्जो दिलवाया कि गरीबों के तदफीन के लिए, मुफ्त तदफीन के इंतजाम के लिए कब्रिस्तान का इंतजाम का होना जरूरी है। आज ये काम हम कर रहे हैं। बेगमपेट की मौखूफा आराजी पुलिस के कब्जे में, कौन हासिल करे? मजलिस हासिल करे, मैं खड़े रहकर। फिर उसके बाद हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी 80 एकड़ आराजी, कौन हासिल करे? किसका माल, किसकी जमीन जेब में डाल लिए, अपने बाप का माल समझ के अंदर डाल लिए। और अकबर ओवैसी ने लड़कर हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास 50 एकड़ जमीन हुकूमत से हासिल की। दोबारा 50 मिल गए तो बोला कि 85 थे और 35 कहां हैं? 50 मेरे हमले से पहले मिल गए थे। ये लोग समझे कि अच्छा है इन्हें मर गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन होश में आया, जरा ताकत आई तो उठ के खड़े रह के कहा कि 35 कहां है वो लाओ। और फिर वो 35 एकड़ आराजी भी हमने, जो आउटर रिंग रोड जा रही है, वो मेवों की मार्केट आई ना, कुत्तापेट के पास, एलबी नगर के आगे, वहां पे 35 एकड़ हासिल की। इतनी कीमती आराजी। अनीसुल गुरबा यतीम खाना किसका? हमारा यतीम खाना हमारे बच्चों के लिए। किसके कंट्रोल में? हिंदू एंडोमेंट के पास। असेंबली में गड़बड़ करा, उसका नतीजा क्या हुआ? वक्फ बोर्ड के हवाले हुआ यतीम खाना।
अनीसुल गुरबा। अरे आज ये काम मजलिस कर रही है। स्कूलों की तामीर, बाबा नगर में जमीन खरीदी मैंने, लोग कहते हैं कि कब्जा किया। अरे कोई एक बात साबित कर दे, मेरे सामने सबूत पेश कर दे। अरे मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा के कहता हूं कि 15 बरस में मैंने अपने हल्के से एक पैसा हराम या किसी मामले में कमाया नहीं, घर को लेकर नहीं गया। क्या अकबर ओवैसी कोई पंचर जोड़ने वाला था? क्या अकबर ओवैसी कोई साइकिल पे इलेक्शन लड़ने आया चंद्रायन गुट्टे में? क्या अकबर ओवैसी कोई गरीब या फकीर है? अरे अकबर ओवैसी जिस दिन इस हल्के में कदम रखा था तब भी करोड़पति था, आज भी करोड़पति है। अगर इशारा करूं तो किसी को खरीद सकता हूं। लोग एमएलए बनते हैं, बनने के बाद अपने घर बना लेते हैं, बागात खरीद लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए आवाम को लूटने के लिए नहीं बना, बल्कि मैं कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए बना है तो तुम्हारे मोहब्बत के खातिर लूटने के लिए जितना लूटना है लूट लो मुझे। अरे हमने 1 करोड़ 3 लाख रुपए में सिर्फ जमीन खरीदी बाबा नगर की मैंने। वो कौन से सादी साहब, मुकरम सादी साहब से पूछ लो अगर गलत कह रहा हूं। और फिर अब उस इमारत के तकमील होने तक 5.5 करोड़ रुपया लग जाएगा। जमाल कॉलोनी की जमीन 4.5 करोड़ रुपये में 7 मंजिला इमारत। नरखी फूलबाग में मदरसा स्कूल 7 मंजिला इमारत। तालाब कट्टे में 7 मंजिला स्कूल। 5,500 बच्चे चंद्रायन गुट्टे के आज मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और दुनिया देखेगी एक दिन मेरे स्कूल का मेरी कफालत में पढ़ने वाला गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। पुराने शहर को जाहिलों की जमात का गढ़ कहने वालों, इंशाअल्लाह आइंदा 5 से 10 बरस में मैं अपने स्कूल से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को लाऊंगा। और वो पुलिस वाले जो हमको हथकड़ियां डालकर हमारी बेइज्जती करते थे, इंशाअल्लाह वही पुलिस वाले मेरे स्कूल के बच्चे को जब वो आईपीएस आईएएस बनेगा तो उठकर खड़े रहकर सलूट मारेंगे। अरे वो ख्वाहिश है, वो तड़प है, वो जुनून है, वो इरादा है, अकबरुद्दीन ओवैसी वो हासिल कर रहेगा। अरे आज हम जो काम कर रहे हैं, जमीन ढूंढ रहा हूं बाबा नगर में, नसीब नगर में 2000 गज की जमीन मुझे चाहिए। जितने पैसे होंगे दूंगा। और उस जमीन पर मेरा इरादा है कि लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वोकेशनल कॉलेज का सेंटर और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, औरतों के शोहरों को छोड़ने के बाद के मजालिम पर काउंसलिंग का सेंटर, शोहर की कमाई के बाद, शोहर के छोड़ने के बाद बेसहारा होने वाली औरत को अपने पैरों पर खड़ा कर कर हुनर के साथ उसको उस काबिल बनाना कि वो हालात से मुकाबला करे, वो मेरा इरादा है। मुगलपुरा, इशरत महल, शादी खाने की जमीन मैंने खरीदी है।
वहां पे पहला जूनियर डिग्री कॉलेज और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर आएगा इंशाअल्लाह ताला। अरे ये काम, और आज स्कूल चंद्रायन गुट्टे में है। मेरा वादा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के स्कूल अब चंद्रायन गुट्टे से निकलकर बहादुरपुरा, कारवान, नामपल्ली, मलकपेट में भी आएंगे इंशाअल्लाह। अरे आज हम काम कर रहे हैं, काम के जरिए अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। सिर्फ जज्बाती बातें, जज्बाती तकारीरें करना हमारा वतीरा नहीं। अरे हम जज्बाती तहरीर करते हैं कौम को बेदार करने के लिए, हम जज्बाती नारे देते हैं तो कौम के उस बेदारगी और उस जज्बात से भरे नारों से संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस और हमारे दुश्मनों को खायब करने के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 बरस पहले आपसे स्कूलों का वादा किया था, तो उसके साथ एक और वादा भी किया था। वो वादा ये था कि आपकी आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। क्या आपको याद नहीं? लोग बोले उस वक्त 25 साल का बच्चा हिंदुस्तान में आवाज पहुंचाता कहते। लोग बोले 25 साल का बच्चा एक 25 बरस के एमएलए को हराएगा क्या? लोग बोले बच्चा बोल रहा है स्कूल बनाएगा। अरे दुनिया समझ रही थी बच्चा है, लेकिन सालारे मिल्लत ने एक बोर बच्चे को भेजा था। बच्चा बच्चा बोले, बच्चा जीत कर निकल गया। और आज बताओ मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपकी आवाज को अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं पहुंचाया? अरे आपके कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, अजीज और खारिफ अगर सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में कहीं पर भी है, उनसे पूछ लो। जब वो कहते हैं कि हम हैदराबाद से हैं, तो पहला अल्फाज सामने वाला पूछता है कि अकबर ओवैसी के पास से हो क्या? आज दुनिया हैरत में पड़कर पूछती है कि आखिर ये कौन आदमी है, आखिर इतना कैसे बोल सकता है? अरे आज हमारी आवाज की ताकत से आज संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद परेशान है, खाइफ है। मैं तो कहूंगा कि डर रहे हो तुम लोग, डरपोक हो। अगर हिम्मत है तुमको तो अकबर ओवैसी को गुजरात जाने दो, महाराष्ट्र जाने दो, यूपी जाने दो, बिहार जाने दो, फिर बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। तुम ज्यादा ताकतवर हो या हम ताकतवर है, बताएंगे। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम जिद्दोजहद करेंगे, और हमारी जिद्दोजहद के आगे, हमारी जिद्दोजहद की ताकत के आगे तुमको शिकस्त को तस्लीम करने पर हम मजबूर कर देंगे। आप बताओ मेरे भाई, आज ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। खुदारा समझो इस बात को, ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार वाले हिंदुस्तान के इख्तिदार को हासिल कर कर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। समझो मेरी इन बातों को, गौर करो इन बातों को कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, सेक्युलरिज्म का वो इमारत
जिसको इन्होंने 1992 में शहीद किया और शहादत के जरिए दिल्ली के इख्तिदार, दिल्ली के तख्त तक पहुंच गए। आप बताओ मेरे भाई, शहादत मस्जिद किसका नुकसान? वो मुसलमानों के इबादतगाह या फिर राम जन्मभूमि या फिर वो स्ट्रक्चर जो मुतनाज़े था या फिर वो सेक्युलरिज्म की इमारत को शहीद कर कर इख्तिदार तक पहुंच गए। अगर आज किसी को अकबर ओवैसी पसंद नहीं, अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं, अकबर ओवैसी के जुमले पसंद नहीं, अकबर ओवैसी का अंदाज पसंद नहीं, अकबर ओवैसी का गुस्सा पसंद नहीं, अकबर ओवैसी के जज्बात पसंद नहीं, अकबर ओवैसी के ये खिताबत का अंदाज पसंद नहीं, तो मुझे नापसंद करने वाला, मेरा तुमसे सवाल है, मेरा तुमसे सवाल है। और अगर मेरा सवाल सही है तो आप भी कहना कि सही है, अगर गलत है तो मुझसे कहना कि गलत है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि या वो स्ट्रक्चर, मुतनाज़ा स्ट्रक्चर शहीद हुआ, एक को भी पकड़कर जेल में डाले, एक को भी सजा दिए। हम मेदक में मुतंगी रुद्रारम की मस्जिद को बचाने जाते तो हम पे मुकदमा, हम पे जेल। वाह 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 वाह। मैं मेरी मस्जिद बचाने जाऊं तो मुझे जेल, और वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं, मुतनाज़ा उस ढांचे को गिरा देते हैं, सेक्युलरिज्म को गिरा देते हैं, तो उन पर एक भी मुकदमा नहीं, एक को भी जेल नहीं, एक को भी सजा नहीं। तो क्या ये बात सही है या गलत है? अकबरुद्दीन ओवैसी यही बात कह रहा है तो तुमको बुरा दिखता है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाले, हिफाजत करेंगे, क्या हिफाजत करें? पार्लियामेंट को बोले हिफाजत करेंगे, क्या हिफाजत करें? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में बोले हिफाजत करेंगे, क्या हिफाजत करें? आपको मालूम 1992 में PIL दाखिल की गई थी बाबरी मस्जिद के शहादत पर कंटेम्प्ट पिटीशन। 22 बरस हो गए, अब तक उसका नंबर ही नहीं आया। आप बताओ, मैं जब ये बात कहता हूं तो मैं देशद्रोही, मैं मुल्क का गद्दार, मैं मुल्क का दुश्मन? मुझे आदिलाबाद की जेल में डाला, मुल्क का गद्दार, मुल्क का दुश्मन के मुकदमा डाले। अरे मैं कहूंगा, अगर इस मुल्क पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, 1000 मर्तबा कभी ना आए, ये मेरी दुआ है, लेकिन अगर कभी आ जाएगी तो खुदा की कसम इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस सरजमीन की हिफाजत के लिए सबसे पहले अपने सीने को पेश कर अपना खून बहाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क था, मेरा मुल्क रहेगा। मुल्क से भागने वाले भगोड़ों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। अरे मुल्क में रहूंगा, अपने मुल्क में अपने हक के लिए लड़ूंगा, अपने इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करूंगा, जमहूरी अंदाज में, दस्तूरी अंदाज में। और मेरी इस जिद्दोजहद के लिए अगर मुझे सूली पे लटकना पड़े तो सूली पे लटकूंगा, लेकिन इस मुल्क से कभी गद्दारी या बेईमानी नहीं करूंगा। भारत मां, भारत माता बोलते हैं, ठीक है बीजेपी वालों, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात के फिसादात, क्या भारत मां के माथे पर एक धब्बा, एक कलंक नहीं है? क्या गुजरात में लुटने वाली इस्मत क्या भारत मां की बेटी की नहीं थी? क्या गुजरात में कटने वाले वो सर क्या भारत मां के सुपूत नहीं थे?
वो खून जो बहाया नरेंद्र मोदी और उसके लोगों ने, क्या वो खून हिंदुस्तानी का नहीं था? क्या वो इज्जत हिंदुस्तानी की नहीं थी? क्या वो आबरू हिंदुस्तानी की नहीं थी? क्या वो जलते हुए बस्तियां हिंदुस्तानियों के नहीं थे? क्या वो यतीम होते हुए बच्चे के हिंदुस्तानी नहीं थे? तो तुमको तुम्हारे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है? अरे बताओ, अरे यही बात है जो अकबर ओवैसी कहता है, इस मुल्क का जितना शहरी नरेंद्र मोदी है उतना ही इस मुल्क का शहरी अकबरुद्दीन ओवैसी भी है। जितना हक नरेंद्र मोदी का इस मुल्क पर है, अकबर ओवैसी का भी उतना ही हक है। मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, मैं पहले दर्जे का हूं, बराबर का हक रखने वाला हूं और हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं और आवाज उस वक्त तक बुलंद करता रहूंगा जब तक कि मुझे मेरा हक नहीं मिलता, जब तक कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा नहीं मिलती, जब तक कि बंबई को जलाने वालों को सूली पर नहीं लटकाया जाता, जब तक कि गुजरात के कातिलों को जेल में नहीं डाला जाता, जब तक कि एहसान जाफरी को की बेवा को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक कि शाहजहां के खानदान को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि मेरी लुटी हुई इस्मत पर इज्जत की चादर नहीं डालेंगे, जब तक कि मेरे जलते हुए बस्तियों की आग को ठंडी नहीं करेंगे, उस वक्त तक अकबरुद्दीन ओवैसी इंसाफ के लिए, हक के लिए, अपने व्यवहार के लिए, इज्जत के लिए, इस्मत के लिए लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ते लड़ते मर जाएगा जामे शहादत में। मेरे भाई, आज बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी को विजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए, क्या सलाहियत नरेंद्र मोदी में पूछना चाहता हूं। मईशत में कोई माहिर है, कानून में माहिर है, जोग्राफिया में माहिर है, तारीख में माहिर है, किसमें माहिर है? किसी में भी माहिर नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को लुटाने में माहिर है, जलाने में माहिर है, कटवाने में माहिर है और उनकी इस्मत और आबरू को लुटाने में माहिर है। अगर 2002 को निकाल दे नरेंद्र मोदी से तो क्या है नरेंद्र मोदी के पास, बताइए। महात्मा गांधी का नाम बोलना नहीं आता, अलेक्जेंडर की तारीख नहीं मालूम, और फिर कहता है मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। अरे तुम तो जाल बिछा के बैठे हैं, आ जाएगा पकड़ में अकबर। अरे अकबर चुड़ी है, अरे जाल में चुड़िया तोते मैना आते हैं। अब मैं क्या हूं मेरे लोग जानते हैं, जाल को फाड़ के निकल जाता है। हिंदुत्व का चैंपियन नरेंद्र मोदी, हिंदू राष्ट्र का चैंपियन नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व का हकीकत में तब्दील करने वाला सिपाही नरेंद्र मोदी, सबसे ताकतवर लीडर नरेंद्र मोदी, बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी। क्या चेहरे को ढूंढे भाई, क्या बोल रहा है वो आदमी? कह रहा है पहले शौचालय बाद में देवालय। वाह, क्या आदमी है। शौचालय क्या है मालूम आपको? नहीं मालूम तो समझाऊं। हमाम, टॉयलेट, बाथरूम, बैतुल खला। क्या समझदार है देखो। अब आप गौर करो, बैतुल खाना, टॉयलेट, हमाम,
बाथरूम पहले, बाद में दे वाले। ठीक है नरेंद्र मोदी, शायद वो आपकी या तुम्हारी सोच होगी, तुम्हारी समझ होगी, तुम्हारी ख्वाहिश होगी, तुम्हारी उठान होगी कि तुम समझते हैं कि शौचालय बनाना है। तुम शौचालय बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। अकबरुद्दीन ओवैसी ऐलान करता है जमहूरी जिद्दोजहद, दस्तूरी जिद्दोजहद और कानूनी जिद्दोजहद में रहकर और जीत कर इंशाअल्लाह ताला कानून के जरिए बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बना कर रहेगा, बना कर रहेगा, बना कर रहेगा। यही है। और शौचालय बनाने के बाद लोग फारिग होंगे, कभी भर जाएगा, कभी गंदा हो जाएगा, कभी चौक हो जाएगा। 5 बरस में आखिरी 1 महीने में शेरवानियां झटक कर पहन कर निकलने वाले नरेंद्र मोदी के बनाए हुए शौचालयों को साफ करने बकीट और झाड़ू लेके निकल जाएंगे। ये इनके एजेंट हैं, ये इनके एजेंट हैं। अरे मेरे भाई, आपका वोट समझदारी के साथ जमात के लिए इस्तेमाल करो। आज हिंदुस्तान हमारी तरफ एक उम्मीद और आस लगाए देख रहा है कि यही वो क़यादत है, यही वो आवाज है, यही वो ताकत है जो हमारे हक के लिए लड़ेगी, हमको इंसाफ दिलाएगी। हिंदुस्तान को मायूस होने न दो, हिंदुस्तान को मायूस होने न दो। आगे बढ़ो और जमात को मजबूत करो। शख्सियतें आएंगी और जाएंगी, जमात बाकी रहेगी। अरे और कहना था लेकिन वक्त नहीं है। जेल कल जरा 1 मिनट, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कल इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी बकाया तकरीर करेगा और इंशाअल्लाह अकबर ओवैसी के जिंदगी की एक तारीख साज तकरीर होगी और दुनिया याद रखेगी उस तकरीर को। और वो तकरीर कल इंशाअल्लाह ताला बारकस के बाजार में होगी। इंशाअल्लाह बारकस को आइए, इजहारे दर्द करना है, इजहारे तकलीफ जाहिर करना है और अपने जख्म पर आपकी आमद के जरिए मरहम लगाना है। इंशाअल्लाह बाकी की तकरीर कल होगी। ये मजलिस का निशान पतंग है। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं इतनी देर तकरीर करा, मेरा एक हदिया है भाई, मेरी एक ताकत है। जोरदार आवाज में ऐसी आवाज लगाना कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचना है और बताना है कि ये अकबर ओवैसी को आवाज देने वाले